हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ रहे थे, बीए सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पे थे, शिक्षण की अवधारणा। तो पहली क्लास में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। आज हम पढ़ेंगे अधिगम, यानी अधिगम से क्या अभिप्राय है, अधिगम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लर्निंग, यानी कुछ चीज सीखना, लर्न करना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, और शिक्षण मतलब होता है टीचिंग, लेकिन अधिगम मतलब होता है लर्निंग, हम कोई चीज सीख रहे हैं। तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। मनुष्य में कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जैसे बच्चों का मुखना चूसना, रोना, हंसना आदि। ये व्यवहार उसके सीखे हुए व्यवहार नहीं होते, बल्कि मांसपेशियों से उत्पन्न होने वाली वातावरण के प्रति प्रतिमान होते हैं, जिन्हें हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे आप, मैंने बोला अधिगम का जो मतलब होता है सीखना होता है, तो हम बच्चे कुछ ऐसी चीजें होती है जो वो सीखते नहीं है, जो उनके जन्मजात गुण होते हैं। जैसे अंगूठा चूसना हो गया, छोटे बच्चे रोते हैं, हंसते हैं, तो वो उन्होंने सीखा नहीं होता, किसी ने उनको सिखाया नहीं होता कि तुम्हें ऐसा रोना है, हंसना है, या कुछ भी। ये एक प्रतिवर्तीय व्यवहार है जो बच्चों को जन्मजात मिलते हैं, जो जन्मजात गुण होते हैं उनके। तो ये अधिगम से डिफरेंट होती है, ये अधिगम नहीं होता। अधिगम प्रतिवर्ती क्रियाओं से भिन्न होता है, अलग होता है। अधिगम होता है जो हम खुद सीखते हैं। ठीक है, तो भली भांति जानकर, समझकर, विचार विमर्श करने योग्य होना, या फिर सीखी हुई बात या वस्तु का जीवन में व्यवहारिक रूप से ढाल लेना, या साथ तथा सीखे हुए के अनुसार व्यवहार में बदलाव लाना अधिगम है। यानी कि हम कुछ भी चीज़ों के विचार विमर्श करके या जान बूझ कर हमें कोई चीज़ सीखनी है, और योग्य बनना होता है हमें किसी चीज़ में, हमें, तो हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, फिर हम अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाते हैं, मतलब अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं उस सीखी हुई चीज़ से। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिगम का अर्थ होता है सीखा हुआ व्यवहार, यानी कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, हम कुछ भी सीखते हैं, यानी कुछ भी लर्न करते हैं हम, चाहे हमने किसी भी चीज़ के बारे में सीखा, हमने आध्यात्मिकता के बारे में सीखा, हमने हमने या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप सीखते हैं, जो आपका मन करता है, तो आप क्या करते हैं, उसको व्यवहार में भी तो लाते हैं, अपने बिहेवियर में भी तो चेंजेस लाते हैं उससे। तो अधिगम का सीधा अर्थ होता है कि सीखा हुआ व्यवहार। यह परिपक्वता, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रटने, सामान्य जानकारी आदि से मिले। लेकिन ये ऐसी क्रियाएं नहीं कि हम रट रहे हैं कुछ, मतलब याद कर रहे हैं, और वैसी जो हम पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, उन क्रियाओं से, मतलब उन कार्यों से जो होती है भिन्न होती है। ठीक है, ये परिपक्वता से यानी मैच्योरिटी से भी भिन्न होती है कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं। परिपक्वता का अर्थ क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक आदि की दृष्टि से प्राणियों में आने वाला स्वाभाविक परिवर्तन, यह सीखे गए व्यवहार में भिन्न होता है। यानी कि परिपक्वता क्या होती है फ्रेंड्स, मतलब होता है मैच्योरिटी। यानी कि बच्चा, यानी कोई भी बड़ा बूढ़ा कितना मैच्योर है, तो ये मैच्योरिटी कैसे आती है। मैच्योरिटी ये नहीं कि अपने आप ही आ जाती है, ये शारीरिक, मानसिक आदि की दृष्टि प्राणियों में आने वाला स्वाभाविक परिवर्तन होता है कि हाँ ये मैच्योर है, मैच्योर प्राणी है, समझता है बातों को। तो यह सीखे गए व्यवहार से भिन्न होता है। समय के साथ साथ मनुष्य में जो स्वाभाविक वृद्धि और विकास होता है वही परिपक्वता है। यानी टाइम के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुसार, या कुछ भी हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये बच्चा तो बहुत मैच्योर है, इसको देखो कितनी चीज़ें पता है इसको, तो वो ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिस कारण वो मैच्योर हो जाता है। और कहीं बड़े होते हैं कि उनको उतने, उनमें इमेच्योरिटी होती है, क्योंकि उनकी ऐसी परिस्थितियाँ होती है, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस मैच्योरिटी भी समय व परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक वृद्धि होती है। यानी कि अधिगम परिपक्वता नहीं है। यानी आप ध्यान रखना कि मैच्योरिटी कोई लर्निंग नहीं है कि मैच्योर है तो सीख रहा है, हाँ उसने अच्छा सीखा है। क्योंकि अधिगम बड़ा, छोटा, बूढ़ा उससे अलग है कि वो मैच्योरिटी के हिसाब से आप सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या, अब लर्निंग को, अधिगम को कैसे जो कारक है वो कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सीखना अपने आप में एक क्रिया है, यानी आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो एक्शन है ना, वो कोई भी आप सीखते हैं कुछ भी, तो वो क्या है, एक क्रिया है, कार्य है।
तो वह क्रिया का फल या परिणाम दोनों ही सहज या फिर प्रयास पूर्वक की गई क्रिया का परिणाम है। यानी कि आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, या तो आप जबरदस्ती सीख रहे हैं, आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं आपको सीखने के लिए, या आप खुद अपनी स्वेच्छा से सीख रहे हैं, तो ये एक क्रिया, इसका परिणाम। तो सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अंग भी होते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ या लर्न कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उसमें कितने अंग होते हैं। यानी सीखने वाला, एक तो जो हम सीख रहे हैं, यानी सिखाने वाला जो हमारा टीचर होगा, जो हमें कोई चीज़ सिखा रहा है या हमें कोई भी चीज़ ट्रेनिंग दे रहा है, सीखिए सिखाने जाने वाली वस्तु या माध्यम, और हमें वो कौन सी सामग्री पढ़ा रहा है, यानी कि हमें क्या चीज़ सिखा रहा है, और सीखने सिखाई जाने वाली विधि, और उसकी विधि क्या है, यानी उसके नियम कानून, और वो किस तरीके से हमें याद कराता है, यानी हमें सिखाता है कोई भी वो चीज़। तो ये अधिगम के प्रोसेस है एक तरीके से, कि ये लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने सिखाने वाला और पाठ्यक्रम और उसकी विधि। उसके बाद ये चार्ट है, जैसे आप या एग्ज़ाम में आप इसको बना सकते हैं। जैसे इसमें पूरा क्या क्या होता है कि शिक्षण विधि होती है, यानी कि किस तरीके से वो अपनी, मतलब हर शिक्षक का एक पढ़ाने का तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ भी वो किस तरीके से उसको लगेगा कि हाँ सामने वाला समझ जाएगा। तो शिक्षण विधि होती है जो कि अलग अलग होती है। शिक्षार्थी होता है जो हम सीख रहे हैं, उनको शिक्षार्थी बोलेंगे। शिक्षण सामग्री होती है, उसमें क्या होता है, यानी कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसका पाठ्यक्रम या उसका सिलेबस या कुछ भी। और शिक्षक होता है जो हमें सिखा रहा है। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसे इफेक्टिव कारक भी होते हैं जो उसको लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। यानी कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में तो चेंजेस आते हैं। यानी हम सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीखी हुई वस्तु को बाहरी वस्तुओं से जोड़ते हैं, करेक्ट करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं कि वो कैसे कैसे बिहेवियर में इंसान चेंजेस लाता है। उसके बाद है सीखने के रूप में अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि सीखने के रूप में या अधिगम की प्रक्रिया। अब देखो, सीखना मतलब अधिगम ही होता है, तो अधिगम का प्रोसेस क्या है, यानी सीखने का प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। तो लर्निंग जो प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, चाहे हम वो भौतिक जगत में सीखते हैं, चाहे हम दार्शनिक रूप में सीखते हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ आध्यात्मिक रूप में सीखते हैं, तो उसका हर किसी चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर चीज़ की मैंने आपको शिक्षण का प्रक्रिया बताई, मैंने आपको प्रशिक्षण की, तो वैसे ही अधिगम की भी एक प्रक्रिया है। तो अधिगम सामान्यतः सीखने की प्रक्रिया के दो रूप होते हैं। एक तो होता है तर्क या चिंतन परक अधिगम, यानी कि तर्क वितर्क करना, चिंतन मनन करना। यानी हम जैसे आप कोई भी वाद विवाद करते हैं, आप कुछ तर्क करते हैं, आप रीजनिंग, जैसे रीजनिंग होता है या कुछ भी होता है, या चिंतन मनन करते हैं किसी चीज़ को, मस्तिष्क में जोर डाल के, यानी दिमाग में जोर डालकर वस्तुओं को सीखते हैं, तो वो चिंतन तर्क या चिंतन परक अधिगम होता है। दूसरा अधिगम होता है गतिविधि या अनुभव परक। वो अधिगम, वो लर्निंग प्रोसेस जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो हम गतिविधियों से सीखते हैं, जो हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही है, कोई हम लोगों को देख के या किसी को भी देख के, अपने दोस्तों को देख के, कुछ भी अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये क्या है, ये गतिविधि या अनुभव परक अधिगम होता है। तो सबसे पहले है तर्क या चिंतन परक अधिगम। तो ये क्या होता है, चिंतन परक अधिगम का संबंध जो होता है वो दार्शनिक दृष्टिकोण से होता है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है, दार्शनिक दृष्टिकोण होता है कि वही अनुभव या गतिविधि परक अधिगम का संबंध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी इसमें क्या होता है, इसमें चिंतन मनन, यानी सोचने विचारने या संवाद करने, सूझबूझ को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे इन्हें क्रमशः अधिगम का दार्शनिक दार्शनिक प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक मॉडल भी कहा जाता है। दार्शनिक प्रतिमान तथा मनोवैज्ञानिक मॉडल भी कहा जाता है। जब आप हम मन से कोई भी चीज को, हम ये नहीं कि हम किसी की भी सुनी सुनाई बातों को या भौतिक वस्तुओं को देखकर कुछ भी, हम अपने कोई भी, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम संवाद करते हैं, डिबेट करते हैं किसी से, जब हमें किसी भी विषय को बोलने में अपना
खुद का एफर्ट लगाते हैं कि हाँ इसके बारे में ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो ये क्या होता है, ये दार्शनिक प्रतिमान होते हैं। तो चिंतन परक अधिगम या दार्शनिक प्रतिमान के अंतर्गत मस्तिष्क द्वारा सोचने विचारने क्या क्या होता है कि सोचने विचारना, संवाद करना, सूझबूझ को महत्व दिया जाता है। तो प्राचीन जैसे कि आप आध्यात्मिकता का एग्जाम्पल, स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कुछ भी। जैसे उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम समझते हैं ना चीज़ों को, हम जैसे प्राचीन परंपरा में उपनिषद में वर्णित होती है चीज़ें, तो इसमें क्या करते हैं, हम चिंतन मनन करते हैं, हम कैसे समझते हैं चीज़ों को। इसमें कोई वो तो नहीं है कि हम इसमें एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। उसके बाद है इसके भी जो सीखने के जो सोपान होते हैं, मतलब तरीके होते हैं, वो 3 होते हैं। एक तो हम सुन के सीखते हैं। अब जैसे कोई हमें भाषण दे रहा है सामने से सिखाने के, जैसे हम क्लास में लेक्चर लेते हैं, तो हम कैसे सीख रहे हैं, सुन के। हम कुछ भी सीख रहे हैं यानी हम सुन रहे हैं, तो अर्थात ऊपरी सतह पर केवल इंद्रियों द्वारा जानना, हम केवल ऊपरी सतह पर सीखते हैं। मनन करना अर्थात विचार, फिर हम सुनी सुनाई बातों पर ये नहीं कि हम हाँ में हाँ मिलाते हैं कुछ भी, तो हम मनन करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, विचार करते हैं। उसके बाद नीति ध्यासन करते हैं, यानी कि गहन चिंतन द्वारा विश्लेषण आदि करते हुए अपना दृष्टिकोण, यानी कि हम विचार करने के बाद अपना दृष्टिकोण भी यानी अपनी राय भी रखते हैं किसी भी चीज़ में। तो पहले चीज़ों को जानना, लर्न करना, उसके बाद उसके बारे में विचार करना, यानी कि सोचना, अपने थॉट्स बनाना मन में। जैसे हम कोई भी चीज़, हमें किसी ने कुछ बात बोल दी है, तो इसका प्रोसेस क्या है, हम कोई सुन रहे हैं बातों को, उसके फिर हम अपने थॉट्स बनाते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, अपना दृष्टिकोण देते हैं। तो ये एक तर्क और चिंतन अधिगम का 3 सोपान है, जो इन स्टेजेस से हम गुजरते हैं। उसके बाद है इस दृष्टि से तर्क के 2 रूप हो सकते हैं। एक तो स्वयं के द्वारा ही अपने आप में विचार विश्लेषण, यानी हम खुद के द्वारा अपने में विचार विश्लेषण करते हैं, और एक अन्य के साथ, यानी जैसे वही जो मैं बता रही हूँ आपको, डिबेट करते हैं हम आपस में, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है जैसे स्कूल में कुछ भी होती है, तो ये उसी का एग्जाम्पल होता है, अन्य के साथ विचार विश्लेषण करके संवाद की स्थिति। उसके बाद है सोच विचार विवेक तर्क या मुक्ति पूर्व ज्ञान आदि भी इसके प्रमुख अंग प्रारंभिक सोपान है, बहुत ईजी है। उसके बाद चिंतन अधिगम के 3 प्रमुख सोपान, युक्ति तर्क, वही उदाहरण सिद्धांत, इस प्रक्रिया निगमन। अब ये देखो, ये प्रक्रिया क्या है, निगमन प्रणाली भी माना जाता है, यानी कि तर्क परक अधिगम की मान्यता है कि व्यक्ति जो है एक विचारशील और जिज्ञासु प्राणी। निगमन प्रणाली वो होती है जिसमें ये नहीं माना जाता कि केवल ये नहीं माना जाता कि व्यक्ति एक कोरी किताब है या उसको कुछ नहीं, उसका दिमाग खाली है, बल्कि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति में जन्मजात गुण भी होते हैं, उसके जन्मजात गुण भी होते हैं, कि व्यक्ति एक विचारशील और जिज्ञासु प्राणी है, कि जन्मजात गुण के कारण ही वो इतना आगे बढ़ता है। जब हम उसको कुछ बताते हैं तो तभी तो वो सोच पाता है उसको। तो ये क्या होता है, ये इनका मानना होता है कि जो व्यक्ति होता है वो एक जिज्ञासु प्राणी है, यानी उसको जब वो जन्म लेता है तो वो कोरी किताब नहीं होता, तो वो एक चिंतन परक व्यक्ति होता है, जिसको सिखाने से कुछ वो आगे और आगे बढ़ता है। तो व्यक्ति केवल कोरी स्लेट नहीं है। उसके बाद है गतिविधि या अनुभव परक सिद्धांत, यानी कि इसमें अनुभव परक अधिगम का संबंध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। इसमें सीखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क की अपेक्षा, यानी कि हमारा दिमाग, हम इसमें चिंतन मनन नहीं करते, अपितु इसमें हम आँख नाक कान आदि ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों को अधिक महत्व देते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों से व्यवहारिक जीवन में व्यवहार करते हुए सीखता है, जिससे उसके व्यवहार में भी अंतर आता है। यानी कि जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, यानी दूसरों से कुछ सीखते हैं, या हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, हम उससे सीखते हैं। तो ये क्या है, ये भौतिक जगत का है, इसमें कोई दार्शनिक नहीं है, इसमें मनोवैज्ञानिक है कि इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ खुली हुई हैं, हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सोचना नहीं है सॉरी, इसमें कुछ देखना या कुछ भी हो सकता है इसमें, कि अगर आपके सामने कोई घटना घट रही है, और तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ों से,
कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको हर अपने जीवन में एक्सपीरियंस मिलता जाता है, तो आप अनुभव से सीखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक अनुसरणिक माध्यम है कि हम अनुसरण करते हैं फिर और उसको फिर अपने व्यवहार में लाते हैं। इस मॉडल के अनुयायियों की मान्यता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क एक पूरी स्लेट के समान है। जैसे उस पिछली वाली में था तर्क गणन में कि व्यक्ति एक जिज्ञासु प्राणी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति आता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। उसके मतलब दिमाग में कुछ नहीं होता, कोरी स्लेट के समान होता है। जो भी सीखता है वो भौतिक जगत में अनुसरण के माध्यम से सीखता है, अनुभव के माध्यम से ही सीखता है। तो वो अपने अनुभव से पाता है, वही उसकी सीख है। आता अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन के लिए सीखना ही अधिगम है। यानी वो उसको जब अनुभव मिलता है तो वो अपने व्यवहार में लाता है, उसके बाद ही वो परिवर्तन लाता है अपने जीवन में। तो यह विधि जो होती है वो आगमन विधि होती है, यानी कि वो उदाहरण से सिद्धांतों की तरफ जाता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म उदाहरणों से सूक्ष्म सिद्धांतों की ओर जाया जाता है, जबकि पीछे तर्क और वितर्क, तर्क और चिंतन में हमें सिद्धांतों से उदाहरणों की ओर ले जाया जाता है। तो ये आगमन और निगमन विधि है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि तर्क या चिंतन, अधिगम या गतिविधि, वो तो आपको समझ आएगी। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा, उसका डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से भी उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट पूछा जाएगा कुछ भी पॉइंट्स में, तो आपको बहुत ईजी वे में आपको जैसे समझ आएगा। जैसे तर्क या चिंतन अधिगम का संबंध दार्शनिक दृष्टिकोण से होता है, ठीक है, और इसका किससे होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है। उसके बाद इसमें दार्शनिक प्रतिमान या मॉडल है, वो ही चीज ये चिंतन परक है, और इसमें मनोवैज्ञानिक मॉडल होता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया में मानसिक उद्यमों पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि हमारे चिंतन मनन शक्तियों पर ज़्यादा बल दिया जाता है तर्क वितर्क में। और इसमें हमारी मस्तिष्क की अपेक्षा जो होते हैं, हमारे ज्ञान इंद्रिया काम करती है, जो हम आंखों से देखते हैं, कुछ भी अनुभव करते हैं या कोई भी घटना है या कुछ भी, उससे सीखते हैं। इसमें क्या होता है, तर्कपूर्ण अधिगम के अनुयायियों के अनुसार मनुष्य कोरी स्लेट वही है कि कोरी स्लेट नहीं है, एक विवेकशील और जिज्ञासु प्राणी है। यानी उस पर चिंतन मनन की प्रक्रिया जन्म से ही आ जाती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि मनुष्य केवल जब भौतिक जगत में जन्म लेता है जब, तो वो अनुभवों से ही सीखता है, अनुसरण से ही सीखता है और अपने व्यवहार में लाता है। लास्ट है कि इस अधिगम प्रक्रिया में निगमन विधि का प्रयोग होता है। निगमन मैंने आपको बताया था, सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं हम, किसी सिद्धांतों से सूक्ष्म उदाहरण की ओर समझने की कोशिश करते हैं उसको। और इसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत को समझने की कोशिश की जाती है। यानी कि धीरे धीरे अनुभव होता रहता है, फिर हम उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा जाए तो तर्क चिंतन में क्या होता है, जैसे हम कोई भी दार्शनिक चीज़ें सीखते हैं या हम आध्यात्मिक चीज़ें सीखते हैं, और इसमें हम कोई भी, जिसमें हमारे ज्ञानेंद्रिया, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा होता है सीखने में। तो ये इसका डिफरेंस था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो लर्निंग समझ आ गया होगा आपको, अधिगम क्या होता है, लर्निंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि वो अधिगम होता क्या है। तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।